नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास किसकी मौत आई। चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। रात गहरी हो गई थी, गहरी और रहस्यमय। मेरे जीवन में गुजरने वाली सभी घटनाएं एक बार मेरे मस्तिष्क से नाच उठी और मुझे लगा जैसे सारी हिम्मत टूट चुकी है। कुछ भी नहीं रहा, न मान, न मर्यादा, न धन, न खुशी। तो मैं क्यों जी रहा हूँ? आखिर मैं किस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ? सचमुच मैं किसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था। सहसा ही मुझे वो व्यक्ति याद आया जिसने मेरे सामने खून करने का प्रस्ताव रखा था। यदि मैं खून कर देता हूं तो कानून को धोखा देकर बचना मेरे लिए सचमुच आसान काम होगा। एक बार 1 लाख रुपए आते ही मैं कविता के मुंह पर थूकूंगा और हमेशा के लिए ये देश छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने उस ग्राहक को लताड़ दिया, लेकिन अभी क्या बिगड़ा है? वो अपना फोन नंबर दे गया है। मैंने पास की टेबल पर निगाह डाली जहां फोन रखा था। मैंने बेड लैंप चलाया और फोन को घूरने लगा। मैं उठकर बैठ गया। अब मुझे देर नहीं करनी थी। मैंने रिसीवर उठाया, टेलीफोन खींचकर अपनी गोद में सरका लिया। तभी मेरी निगाह मेज पर रखी अपनी ही तस्वीर पर पड़ी। एक छोटे से टेबल फ्रेम में वो तस्वीर लगी थी जिस पर नीचे फोटोग्राफर ने लिखा था, प्राइवेट डिटेक्टिव रमेश वर्मा। तस्वीर का वो मुस्कुराता चेहरा मुझ पर हंस रहा था, ठहाके लगा रहा था। ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? जैसे ये तस्वीर कह रही थी। कभी आज तक खून करके कोई बचा है? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे। लेकिन इस प्रकार एड़ियां रगड़कर मैं जीना नहीं चाहता। मैं बोल उठा, फांसी का भय खा रमेश वर्मा, फांसी का। जितना आसान तुझे खून करना लग रहा है, फांसी से बचना उतना ही कठिन है। तेरे मस्तिष्क, तेरे खून में ये तब्दीली क्यों? ये सब तेरे दुश्मन बन जाएंगे। बकवास मत करो। जब तक मैं तुम्हारी सुनता रहा तो मुझे क्या मिला? अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। तेरे अंदर शैतान घुस गया है, शैतान। तस्वीर फिर ठहाके लगाने लगे। मेरे मस्तिष्क का अंतर्द्वंद एकदम टूट गया। मैंने वो तस्वीर उठाई और उसका शीशा तोड़ डाला, जैसे मैं प्राइवेट डिटेक्टिव रमेश वर्मा की हत्या कर रहा था। मैंने वो फोटो खींच ली। आज के बाद मेरा जीवन बदल रहा है रमेश वर्मा, मैंने कहा, और पागलों की तरह दिया सलाई से उस तस्वीर को जलाकर फर्श पर फेंक दिया, जैसे अपनी चिता को आग देती हो। मेरे शरीर का सारा रक्त जैसे चेहरे पर जमा हो गया था। उसके बाद फोन के डायल पर मेरी उंगली चल पड़ी। बड़े बड़े कारनामे दिखाने वाले जासूसों की पुस्तकों का ढेर मेरे कदमों में पड़ा था। एक एक करके मैंने सभी पुस्तकें निकाल कर फाड़ डाली थी। हकीकत का जीवन मेरे सामने था, इसलिए इन मनगढ़ंत कथाओं से मुझे सख्त घृणा हो गई थी। वो लोग जो कुछ लिखते हैं वैसा कुछ होता है क्या? मैंने उन पुस्तकों को दिया सलाई दिखा दी, क्योंकि अब तक मैंने उन्हें पढ़ पढ़ कर ही बड़ा जासूस बनने के सपने देखे थे। पर अब मुझे ज्ञात हो गया था कि किताबी दुनिया में जो कुछ होता है वो वास्तविक जीवन में नहीं। गप्पाबाज जासूसी लेखक। मैंने उन सबको कोसा और जलती पुस्तकों की आंच सेकने लगा। मैंने ये ढेर आंगन में लगाया था और देखते देखते अच्छा खासा अलाव बन गया था। सूर्य उदय हो चुका था। मेरे आसामी ने ठीक 9 बजे का समय दिया था। उसे यहीं आना था और अभी उसके आने में 1 घंटा शेष था। आज सवेरे सवेरे मैंने दीनू को उसके गांव भेजने के लिए लाचार कर दिया था। हालांकि घर पर वो मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर अब यहाँ खूनी खेल शुरू होने वाला था, इसलिए आवश्यक था कि अपने साथ किसी को भी न रखूं। 9 बजे मिस्टर बल्लेवाला टैक्सी से उतरा और सीधा मेरी कोठी में दाखिल हो गया। मैं उसे शीघ्र ही अपने कमरे में ले आया। मेरे ख्याल से हम खुले में बात करें तो बेहतर होगा। मैंने सुना है कि दीवार के भी कान होते हैं। मैं समझ गया वो शंकालू है, जासूस जो ठहरा। कहीं कमरे में पहले से टेप का इंतजाम न कर रखा हो। उसकी शंका का समाधान करना मेरे लिए आवश्यक था।
जहां तुम कहो बैठ जाते हैं। तो छत पर बैठेंगे, सुबह की धूप है और रात काफी ठंड पड़ी है, वहीं चलते हैं। अरे मगर ये तुमने जगह जगह पट्टियां क्यों बांधी है? क्या कोई दुर्घटना? ऐसी बातें मेरे लिए साधारण हुआ करती हैं। हम छत पर आ गए। मैंने छत पर कुर्सियां डाली और एक मेज भी लगा दी। फिर मैं स्कॉच की एक बोतल ले आया ताकि बैठे बैठे चुस्कियां ही लेते रहें। सवेरे का वक्त था, फिर भी चलेगा। बल्ले वाला, शायद ये उसका असली नाम नहीं था, खामोशी के साथ सिगार का कोना तोड़ रहा था। वो गंभीरता के साथ मुझे देखता रहा। फिर सिगार दांतों में दबाकर उसने लाइटर चलाया। इतने में एक एक लाइट पैक बनाता रहा। खून किसका करना है? मैंने एक गिलास उसे थमाते हुए कहा। उसे तुम अच्छी तरह जानते हो, इसलिए मैं सोच समझ कर तुम्हारे पास आया था। कौन है वो आदमी? मैंने आश्चर्य से उसे देखा। ऐसा आदमी जिसका खून तुम भी करना चाहोगे और मैं भी। मैं उसका नाम जानना चाहता हूं। पंडित हरिभजन। पंडित हरिभजन? तुम्हारा मतलब एमपी हरिभजन से तो नहीं? हाँ वही। माय गॉड, ये तो सचमुच असाधारण काम है। पग पग पर जोखिम। तुमने बहुत कम कीमत लगाई है इसकी। मेरे आंकड़े के अनुसार किसी भी आदमी के मारने की कीमत इससे ज्यादा नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मैं तुम्हें 25,000 और दूंगा। मगर ये सारा पैसा तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला जितनी आसानी से कत्ल हो जाता है। मतलब पहले तुम सौदे की हामी भरो, उसके बाद मैं मतलब समझा दूंगा। अगर सौदे की हामी ना होती तो मैं तुमसे संपर्क ही ना करता। गुड, तो ये तय रहा कि पंडित हरिभजन तुम्हारे हाथों मरेगा और बदले में तुम्हें 1,25,000 रुपया मिलेगा। लेकिन कुछ देर पहले मैंने कहा कि ये पैसा तुम्हें इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। मेरी इस बात को ध्यान से समझो, इसके कई पहलू हैं। एक पल का मौन रहकर उसने पूरा गिलास खाली किया, सिगार का कश खींचा और गर्दन मेरी तरफ झुकाकर कहने लगा, 25,000 रुपये तुम्हें अग्रिम मिलेंगे। 25,000 तब जब पंडित हरिभजन इस दुनिया से कूच कर जाएगा, और बाकी सारा पैसा उस समय जब कानून और पुलिस को तुम मात दे दोगे। मेरा मतलब ये है कि जब तुम और मैं कानून की नजर से सेफ हो जाएं, तो बाकी पैसा तुम्हें दे दिया जाएगा। और ये सबसे आवश्यक शर्त है। अगर तुम ऐसा ना कर सको तो बेशक इस काम में हाथ न डालो। अगर तुमसे कहीं भी चूक हो गई तो जेल के सीख से दूर ना हो गए। पुलिस को बेवकूफ समझना तुम्हारी बेवकूफी होगी, और मैं अपनी असलियत तुम्हें तब तक नहीं बताऊंगा जब तक ये सारा किस्सा निपट ना जाए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? ये बातें ऐसी नहीं है जो मुझे समझाई जाए। मुझे जेल के सीखचों से प्यार नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि एक बड़े आदमी के खून के लिए बहुत बड़ा सेट तैयार करना पड़ता है, और उसके लिए कहा नहीं जा सकता कि स्वयं मेरा कितना खर्चा होगा। बहरहाल तुम्हारी शर्तें मुझे मंजूर है। पैसा तुम कब और कहाँ दोगे? अग्रिम पैसा तो मैं इसी समय दे सकता हूँ, और बाद में तुम मुझसे बिल्कुल नहीं मिलोगे और मैं खुद ही तुमसे संपर्क करूंगा। बुरे काम के लिए बुरे लोगों के धंधे में विश्वास करना पड़ता है, और ईमानदारी किए बिना तो बुरे आदमी कभी भी नुकसान में पड़ सकते हैं। मतलब तुम कत्ल के मामले में इतने दोषी नहीं पाए जाओगे जितना मैं, क्योंकि कानून में किराए के हत्यारे से अधिक दोषी हत्या करवाने वाला पाया जाता है, और उसे बराबर की सजा भुगतनी पड़ती है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि पंडित हरिभजन की मौत से तुम्हें क्या लाभ है? ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि हरिभजन के मरते ही पुलिस तुम पर शक करने लगे, और जब पुलिस किसी पर शक करती है तो खुफिया वाले इसके जन्म से लेकर वर्तमान तक का खाया पिया पता लगा लेते हैं। मेरे लिए ये बात जाननी जरूरी है, क्योंकि अगर पुलिस तुम्हारे पीछे लग गई तो बचने का चांस खत्म ही समझो। अगर तुम्हें यह भी मालूम हो कि उसके मरने पर किस किस पर शक किया जाएगा, तो ये बात
मेरे लिए फायदेमंद होगी। तुमने बहुत सही प्रश्न किया। अगर पुलिस ने गहरी नजर से इस मसले को लिया तो मुझ पर शक किया जा सकता है, मेरे अलावा तुम पर भी। इसके अलावा और भी इसके कई शत्रु हो सकते हैं, लेकिन वो सब पता करना तुम्हारा काम है। पुलिस कत्ल के मामले में शत्रुता को दूसरा स्थान देती है, पहला स्थान लाभ को देती है। लाभ के बाद शत्रुता इत्यादि के सारे कारण आते हैं। इसलिए पुलिस सबसे पहले उस प्रत्येक आदमी पर शक करेगी जिसे किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचा हो। जो मामले जटिल हुआ करते हैं उसमें ऐसा ही होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस को मामले में कोई जटिलता नजर नहीं आए और वो गहराई में खोजबीन ना करे? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, परंतु बड़े आदमियों की मौत के बाद बड़ी गहरी जांच पड़ताल हुआ करती है। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।